Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 3 of chapter 4. In this video lecture we will be talking about classification of psychological disorders and what are the factors underlying abnormal behavior. क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ हम समझेंगे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं. वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको ये कलर दिख रहा है, देन दिस कलर एंड देन दिस कलर. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एक ब्रॉड कैटेगरी आप क्या बना सकते हो, तो इसकी ब्रॉड कैटेगरी के लिए आप बोलोगे कि हम ब्लू कैटेगरी इसको दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ब्लू कलर इन तीनों में कॉमन है. अब अगर मैं आपको यहाँ पर दो कलर और दिखाती हूँ, एक ये और दूसरा ये, इसकी ब्रॉड कैटेगरी क्या हो सकती है? इसकी ब्रॉड कैटेगरी रेड हो सकती है. तो हमने क्या करा कि जो हमको कॉमन चीज दिख रही है, जो हमको इन दोनों कलर्स के बीच में शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, उसके बेसिस पे हम इसका एक ब्रॉडर ग्रुप दे रहे हैं. सेम गोज विद द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ग्रुप करते हैं वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक. मतलब जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके बेसिस में उनको एक कॉमन ग्रुप में डाला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फोबियाज, ये एक डिसऑर्डर है. जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, इन तीनों को हम एंजाइटी डिसऑर्डर में पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इन तीनों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने इन तीनों को एक ग्रुप में डाला है और इस ग्रुप का नाम क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स. आई होप दिस इज क्लियर. देन व्हाई डू वी क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? ये जो हम एक ब्रॉड कैटेगरी में डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, हमको ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? सो दैट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर. वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए डिसऑर्डर के बारे में. सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, आज वो इंडिया में रहता है और उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कल के दिन वो यूएसए में शिफ्ट हो जाता है. तो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे? वो समझेंगे कैसे कि इस इंसान को क्या डिसऑर्डर है? वो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे समझते हैं. अब ये क्लासिफिकेशन भी हम दो तरीके से करते हैं, वो अभी हम समझते हैं. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस क्लासिफिकेशन इज डन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, हम दो मेथड्स के थ्रू क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसको शॉर्ट में हम DSM-5 बोलते हैं. एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ICD-10. अब ये 5 और 10 का मतलब क्या है कि ये इसका 5th वर्जन चल रहा है और इसका 10th वर्जन चल रहा है. सो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करते हैं. दिस वॉज पब्लिश्ड बाय APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, वहां पे ये साइकेट्रिक नहीं लिखा होगा, साइकोलॉजिकल लिखा होगा. बट प्लीज मेक श्योर कि आप साइकेट्रिक पे ही टिक करें. DSM-5 वॉज गिवन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है? डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग वेरियस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स को ही क्लासिफाई करा हुआ है. जो DSM है, इट इज ओनली फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, वेयर एज ICD, दिस वॉज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ICD वॉज गिवन बाय WHO. और यहाँ पर हम फिजिकल डिसऑर्डर्स की भी बात करते हैं और साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात करी जाती है. नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? ये जो हम क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे DSM और ICD में जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज दिस गिव्स अ कॉमन सिस्टम. ये एक कॉमन सिस्टम देता है. कॉमन सिस्टम सो दैट साइकोलॉजिस्ट,
psychiatrists or social workers can talk with each other, can communicate with each other. If everyone understand and uses the same category, they can discuss, they can diagnose, they can treat patients more effectively. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये एक कॉमन सिस्टम दे रहा है, और जो भी साइकेट्रिस्ट है, सोशल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम सेम कैटेगरी के बेसिस पे डायग्नोज कर रहे हैं, सेम कैटेगरीज हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डायग्नोज कर रहे हैं, और हम दूसरे डॉक्टर से भी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. DSM was given by American Psychiatric Association. ICD was given by WHO. DSM में हम सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं. ICD में हम फिजिकल डिसऑर्डर्स की बात भी करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात करते हैं. सो आई होप द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इज क्लियर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर. कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. Biological factor. First is biological factor. Biological factor simply means something related to our body. There is some problem in our body, इस वजह से psychological disorders हो रहे हैं. Faulty genes, कुछ genetic problem है. Endocrine imbalance, मतलब जो हमारे hormones है और वो जितने होने चाहिए, जिस क्वांटिटी में होने चाहिए, वो उस तरीके से सही से वर्क नहीं कर रहे हैं. Malnutrition, जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. इंजरीज, कोई चोट लग गई है उस वजह से, और एनी अदर कंडीशन दैट मे इंटरफेयर विद द नॉर्मल डेवलपमेंट. कोई और कंडीशन जो इंटरफेयर कर रही है हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट होने से. सो यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ हॉर्मोन्स की नेम है जो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं. ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ये इस तरीके से ही याद रखनी है. एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर में लो एक्टिविटी होती है. एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड. तो अगर ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है गाबा की. एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स यहाँ पर लो एक्टिविटी है गाबा की, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड की लो एक्टिविटी है, इस वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. शिज़ोफ्रेनिया में एक्सेस एक्टिविटी होती है डोपामिन की. यहाँ पे जो डोपामिन है वो ज़्यादा होता है. डिप्रेशन में अगेन लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन. तो आप इस इंफॉर्मेशन को, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको इसी तरीके से याद रखोगे. क्लास 12th में आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर आपको इतना याद है देन यू आर ओके, देन यू आर गुड टू गो. सेकेंड इज जेनेटिक फैक्टर्स. और वन मोर थिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप मास्टर्स ग्रेजुएशन में आप और ज़्यादा डिटेल में समझते हो कि ऐसा होता है तो क्यों होता है. बट क्लास 12th के लिए आप बस इतना याद रखो कि एंजाइटी डिसऑर्डर है तो लो एक्टिविटी ऑफ गाबा, शिज़ोफ्रेनिया में एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामिन, डिप्रेशन में लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन. आई होप दिस इज क्लियर. देन आवर सेकेंड फैक्टर इज जेनेटिक फैक्टर. ये बिल्कुल नेम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जेनेटिक, हमारे जो जीन्स है उसका ज़्यादा रोल प्ले है. सो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एनी अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे जेनेटिक्स से, मतलब वहाँ पे जीन्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. तो जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे हमारे जीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. बायोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू आवर बॉडी, जेनेटिक फैक्टर्स हमारे जीन से रिलेटेड है. थर्ड इज साइकोलॉजिकल मॉडल. यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एबनॉर्मल बिहेवियर में. दिस मीन्स दैट अ पर्सन्स थॉट, फीलिंग एंड रिलेशनशिप कैन इन्फ्लुएंस देयर मेंटल हेल्थ. जो एक इंसान के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और रिलेशनशिप है, वो उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं. इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन देयर अर्ली लाइफ, इट मे लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर लेटर. अगर किसी इंसान की लाइफ में जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, मतलब जो चाइल्डहुड वाला पार्ट होता है, अगर वहाँ कुछ चीज़ें सही से नहीं होती हैं, देन इट मे लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो वहाँ से डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैटरनल डिप्रिवेशन.
मैटरनल डेप्रिवेशन सिंपली मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द मदर। कोई बच्चा है और लेट्स से अगर मदर की डेथ हो गई या कोई और फैक्टर रहा है जिस वजह से मदर साथ में नहीं रह पाई, तो उस केस में क्या होगा, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करेगा। ही और शी माइट फील लोनली, इनसिक्योर और हैव ट्रबल ट्रस्टिंग पीपल व्हेन दे ग्रो अप, और उनको लोगों को ट्रस्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। सो मैटरनल डेप्रिविएशन, लैक ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। जो प्यार मम्मी से मिलना चाहिए, जो प्यार पेरेंटल फिगर से मिलना चाहिए, वो इस बच्चे को नहीं मिला है, तो उस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। देन फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, एक बच्चे को पेरेंट्स हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या अगर वो कोई ड्राइंग बनाकर लेकर आता है तो वो मतलब उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, रिजेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन, हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं बच्चे को। बच्चा कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है तब भी उसको वो जाने नहीं देते हैं। अगर बच्चा पार्क में जाके खेलना चाहता है और बच्चों के साथ घुल मिल के खेलना चाहता है तो वो उसको वो चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा फियरफुल होगा बड़े होकर, या हो सकता है ये जो लाइफ में चैलेंजेस आए वो सही से हैंडल ना कर पाए। ओवर परमिसिवनेस सिंपली मीन्स हर चीज़ के लिए हम परमिशन दे देते हैं। बच्चे के लिए कोई रोक टोक नहीं है, उसको हर चीज़ के लिए परमिशन मिल गई है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, बच्चा बड़े होकर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फॉल्टी डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि ओवरली स्ट्रिक्ट हो जाना बच्चे के साथ, तो वो चीज़ें भी सही नहीं है। अब ये जो साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं इसको हम 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला है साइकोडायनामिक मॉडल, देन इज बिहेवियरल मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। साइकोडायनामिक मॉडल, इफ यू रिमेंबर जो हमने चैप्टर 3 आई थिंक पर्सनालिटी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2 में हमने साइकोडायनामिक स्कूल पढ़ा है। चैप्टर 2 में हमने साइकोडायनामिक पूरा पढ़ा है। तो साइकोडायनामिक में आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे फ्रॉइड आते हैं और नियो फ्रॉइडियन आते हैं। अब इफ यू रिमेंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किस पर होता है, अनकॉन्शियस माइंड पे। फ्रॉइड के हिसाब से और न्यू फ्रॉइडियन के हिसाब से जो हमारा अनकॉन्शियस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी और हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करने में। अगर कोई अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, इफ देर इज सम काइंड ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट इन आवर माइंड, देन इट मे लीड टू अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपने पर्सनैलिटी चैप्टर 2 नहीं देखा है देन प्लीज गो वॉच इट फर्स्ट। देन बिहेवियरल मॉडल क्या बोलता है, अगर हम कोई फॉल्टी बिहेवियर शो कर रहे हैं, इफ देर इज सम प्रॉब्लम इन आवर बिहेवियर देन इट मे लीड टू द एबनॉर्मल बिहेवियर। तो यहाँ पे फॉल्टी बिहेवियर, बिहेवियरल मॉडल में क्या चीज़ है, फॉल्टी बिहेवियर। कॉग्निटिव मॉडल पे किस चीज़ पे फोकस है, हमारे कॉग्निशन पे। अगर किसी इंसान की सोच सही नहीं है, वो सही से चीज़ों को परसीव नहीं करता है, फॉल्टी थिंकिंग, इफ़ अ चाइल्ड ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज़ नॉट केपेबल इनफ, तो ये एक फॉल्टी थिंकिंग है। इस फॉल्टी थिंकिंग की वजह से क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या बोलता है, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड मीनिंग इन आवर लाइफ, इफ वी डोंट हैव एनी पर्पस इन आवर लाइफ, देन इट मे लीड टू द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे मीनिंग होना जरूरी है, मीनिंग एंड पर्पस। अगर मीनिंग और पर्पस नहीं है लाइफ में और हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मॉडल इज साइकोडायनेमिक मॉडल। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फ्रॉइड पे फोकस करेंगे कि फ्रॉइड ने क्या बोला है। साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद इन अ पर्सन ऑफ विच ही और शी इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। दीज इंटरनल फोर्सेज आर कंसिडर डायनामिक। जो हमारे अंदर फोर्सेज हैं इसको हम बहुत ज़्यादा डायनामिक कंसिडर करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉइड ने किन किन चीज़ों की बात करी है, अगर मैं बोलूँ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में, ही टॉक्ड अबाउट इद, ईगो, सुपर ईगो। पर्सनैलिटी में फ्रॉइड ने बोला है इद, ईगो एंड
सुपर ईगो। तो ये जो फोर्सेस हैं हमारे अंदर, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में भी उन्होंने 3 चीज़ें दी थी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। हमारे अंदर जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये जो फोर्सेस हैं ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उसके बाद इट गिव्स शेप टू आर बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर फोर्सेज हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है और ये डायनामिक फोर्सेज जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इट गिव्स शेप टू आर बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। अब एबनॉर्मल बिहेवियर हम कब शो करेंगे? एबनॉर्मल सिम्टम्स आर व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज फोर्सेज। जब इन चीज़ों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, जैसे इन ईगो सुपर ईगो अगर हमारा सही से काम नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर मेन फोकस किस चीज़ पे है? व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ से एबनॉर्मैलिटी बोलते हैं फ्रॉइड के, यहाँ से एबनॉर्मैलिटी आती है। देन सेकेंड मॉडल इज बिहेवियरल मॉडल। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मॉडल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कब होगा? जब हम मैलअडैप्टिव वेज सीख जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैलअडैप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग। मतलब हम कोई फॉल्टी बिहेवियर शो कर रहे हैं, अगर हम फॉल्टी बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल मैं दूंगी, अभी तक जैसे हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस नहीं करे हैं, बट कॉमन एग्जाम्पल आपको पता होगा, ओसीडी में हम बोलते हैं हैंड वॉशिंग का, तो वो एक फॉल्टी बिहेवियर है। तो जो हम फॉल्टी बिहेवियर बार बार कर रहे हैं उस वजह से हमको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। और बिहेवियरल मॉडल जो है ये सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग। ये लर्निंग की थ्योरीज है और ये लर्निंग की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है बिहेवियरल मॉडल। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय इवान पैवलो, ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय B.F. स्किनर, सोशल लर्निंग दिस वॉज गिवन बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन इज कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल का मतलब क्या है कि अगर हम सही से सोचते नहीं है, मतलब अगर हमारे कॉग्निशन में कुछ प्रॉब्लम है, द वे वी थिंक, द वे वी परसीव द वर्ल्ड, इट एंड इफ इट इज नॉट राइट, जिस तरीके से हम अपने बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं और हम सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं, तो वहां से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होएगा। एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम द कॉग्निटिव प्रॉब्लम। People may hold assumption and attitude about themselves that are irrational and inaccurate. अब कोई इंसान है वो बार बार ऐसा सोचता है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये एक इरैशनल और एक इनएक्यूरेट बिलीफ है अपने बारे में और इस चीज को सही करने की जरूरत है। और अगर ये सही नहीं होता है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। आई होप कॉग्निटिव मॉडल इज ऑल्सो क्लियर। देन लास्ट इज ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या बोलती है कि सेल्फ एक्चुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल। आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करते हो, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हो। सो इफ यू आर नॉट एबल टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल, इट मे लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सही से सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या बोलता है? अगर हमारा कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, इफ वी डोंट हैव एनी पर्पस और इफ वी डोंट हैव एनी मीनिंग इन आवर लाइफ, देन इट मे लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमको क्या लगेगा, देखो जब हमारी लाइफ में मीनिंग नहीं है तो आवर लाइफ इज एम्प्टी, हमारी लाइफ बिल्कुल खाली है, डिसफंक्शनल, इनऑथेंटिक। तो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि सेल्फ एक्चुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइज का मतलब क्या है कि आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करना चाहते हो। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ मीनिंग होना चाहिए, हमारी लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए। जैसे अभी आपकी लाइफ में पर्पस क्या है कि आप क्लास 12 बोर्ड्स अच्छे से दो, या अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका CUET का एग्जाम बहुत अच्छे से हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को एक पर्पस दे रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
purpose and meaning of life is very important, and if we don't have this then it may lead to psychological disorder. एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, साइकोडायनेमिक मॉडल में क्या बात हो रही है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। अगर हमारा जो दिमाग है वहां पे कुछ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। बिहेवियरल मॉडल क्या बोलता है, अगर हम कुछ फॉल्टी बिहेवियर शो करते हैं इट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कॉग्निटिव मॉडल बोलता है कि अगर हम सही तरीके से नहीं सोचते हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। एंड ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या बोलता है, अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे और हमारी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है तब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आवर नेक्स्ट फैक्टर इज social cultural model. According to this, abnormal behavior is best understood in the light of social and cultural forces that influences an individual. तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, जो हमारा सोशल और कल्चरल फोर्सेस है, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है और उन लोगों के साथ हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमारे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या है इसका, कि हमारी और लोगों से अच्छे से बातचीत होती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमारे रिलेशनशिप हेल्दी हैं, तो क्या चांसेस होंगे, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के बहुत कम चांसेस है, लेस चांसेस ऑफ साइकोलॉजिकल disorders. Studies have shown that people who are isolated and lack social support are likely to become more depressed. Studies, researches के थ्रू ऐसा देखा गया है, जो लोग isolated हैं, मतलब अकेले रहते हैं, and lack social support, उनके पास इतना social support नहीं है, लेट्स से कि फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी या फिर दोस्त इतने अच्छे नहीं बन पाए या फिर कोई और रीज़न है कि जिस वजह से इतना अच्छा सोशल सपोर्ट नहीं मिला, तो वहाँ देखा जाता है कि वो लोग ज़्यादा जल्दी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि आपके अच्छे फ्रेंडशिप्स होने चाहिए, आपके अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। और आपने भी अपनी ये डेली लाइफ में नोटिस करा होगा, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और अगर आप उस प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड फील होता है। सो इट मीन्स अगर आपके अच्छे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं देन यू आर रियली ब्लेस्ड, और आप उस चीज़ को उसी तरीके से कंटिन्यू रखो। और जस्ट इन केस अगर नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप अच्छे दोस्त किस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट इज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। इसमें आपको CUET में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड्स में भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इफ देयर इज अ बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर, अगर कोई इंसान बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज है एक डिसऑर्डर के और साथ साथ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आ जाती है, तब वहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप्स व्हेन अ डायथेसिस, डायथेसिस का मतलब क्या है, अ बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन, मतलब जो जेनेटिक्स है उस डिसऑर्डर के लिए वो है, मतलब फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है कि डिप्रेशन है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन है, इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और साथ साथ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन देखा जा रहा है और ये जो इंडिविजुअल है, जो इसके सामने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जॉब चली गई, तो यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर होने के हाई चांसेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रिएशन। बायोलॉजिकल एब्रिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक रोल प्ले करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर है कि जो फैमिली हिस्ट्री है वहाँ पर डिप्रेशन है। सेकेंड फैक्टर इज ये इंसान कितने ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको कितना ज़्यादा रिस्क है कि इसको पर्टिकुलर डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा, ये बस एक मिडल कॉम्पोनेंट है। थर्ड कॉम्पोनेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजेनिक स्ट्रेसर, मतलब एक स्ट्रेसफुल इवेंट होने के, अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया तो और हाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ ये जो डिसऑर्डर है ये पक्का होगा। तो यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं, पहला है जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल फैक्टर पे। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ चीज़ है, फिर वो इंसान कितना ज़्यादा वल्नरेबल है कि उसको वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा,
एंड देन इज अ स्ट्रेसर, कि हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है या नहीं आता। नहीं आता तो थोड़े कम चांसेस है कि कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, लेकिन अगर आ गया, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल बोला कि फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है और साथ साथ जो स्ट्रेसफुल इवेंट है वो ये हो गया कि जॉब चली गई, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है और हाई चांसेस है कि इस इंसान को भी डिप्रेशन हो जाएगा। आई होप दिस मॉडल इज क्लियर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you have any doubt, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th graduation masters or any other competitive exam like CUET, NET, GATE, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.